नमस्कार। वर्चुअल क्लास परियोजना की कक्षा 9वीं की विज्ञान कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अत्यंत खुशी की बात है कि हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में सुश्री विनया एग्बोटे मैडम तो हैं ही, और साथ ही शाला की कुछ छात्राएं भी हमारे साथ हैं जो आपको अपना परिचय देंगी। नमस्कार, मेरा नाम नीना मिश्रा है और मैं 11वीं की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम उषा है और मैं 11वीं की जीव विज्ञान की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम स्मिता राजपूत है। मैं 11वीं विज्ञान की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नाहिद खान है। मैं 11वीं की छात्रा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुमित्रा है। मैं 11वीं की छात्रा हूँ। साथियों, आपने पिछली कक्षा में परमाणु क्या है, अणु क्या होता है, कैथोड किरणें कैसे बनी हैं, उसमें किस प्रकार के कण होते हैं, यानी हमने कुल मिलाकर जो पदार्थ की मूलभूत इकाई है, सूक्ष्मतम कण हमने माना था परमाणु को, और ये भी जाना था कि परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ प्रयोगों द्वारा बाद में हमने ये बताया था कि परमाणु विभाजित हो सकता है, और उसका हमने विभाजन किया और हमें प्राप्त हुई थी कैथोड किरणें। यानी परमाणु अब अविभाज्य नहीं है, बल्कि उसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन 3 स्थायी कणों में विभाजित किया जा सकता है। वैसे तो परमाणु के और भी छोटे कण हैं, लेकिन जो मूलभूत स्थायी कण हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। आज आपको विनया जी कुछ और भी कणों के बारे में बताने जा रहे हैं और कुछ और किरणों के बारे में बताने जा रहे हैं कि परमाणु में आखिर कैसी कैसी किरणें होती हैं, कौन से कण होते हैं, किस प्रकार से परमाणु की संरचना होती है। तो आइए विनया जी से आप पढ़ेंगे आगे के। प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज हम परमाणु संरचना के बारे में ही आगे पढ़ने जा रहे हैं। आपने इससे पहले पाठ में देखा था कि द्रव्य की अपनी एक संरचना होती है और ये द्रव्य छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है। हम बड़े भाग्यवान देश में रहते हैं जहाँ पर कणाद जैसे ऋषि हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले कण की परिभाषा दी या बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बनता है। आगे जाकर एक ब्रिटिश वैज्ञानिक के द्वारा इसे परमाणु नाम या एटम नाम दिया गया। ब्रिटिश वैज्ञानिक डाल्टन ने बताया कि परमाणु एक छोटा कण होता है और ये कण अविभाज्य होता है। परंतु मानव मस्तिष्क बहुत जिज्ञासु रहा है, इतना जिज्ञासु कि वो कभी आराम से बैठ ही नहीं सकता है, और सभी वैज्ञानिक इस बात को जानने के लिए बेचैन हो गए कि आखिर परमाणु में भी कुछ कण हो सकते हैं क्या, या परमाणु ही सबसे आखिरी कण होता है। धीरे धीरे वैज्ञानिक अपने विकास की ओर लगे रहे और इसका परिणाम ये हुआ कि कैथोड किरणों के द्वारा ये बात सामने आई कि परमाणु में एक छोटा कण होता है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और इसका भार नगण्य होता है। कैथोड किरणों के बारे में आपने इससे पूर्व कक्षा में पूरी तरह से पढ़ लिया है। कैथोड किरणें क्या होती हैं, किस तरह कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, साथ ही साथ ये सीधी रेखा में गमन करती हैं और अत्यंत छोटे कण से बनी रहती हैं, जिसे कि हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋण आवेशित होता है। ये आपने मॉडल जो है ये गत कक्षा में देखा था, जिसमें आपको बताया गया था कि किस प्रकार से कैथोड किरणें जो हैं वो कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती हैं और छोटे छोटे कणों से मिलके बनती हैं। अब हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि परमाणु में एक कण जो है वो ऋण आवेशित होता है। तब वैज्ञानिकों के मन में ये प्रश्न आया कि यदि ऋण आवेश परमाणु में उपस्थित है तो निश्चित ही वहाँ पर धन आवेश भी उपस्थित होगा, क्योंकि परमाणु स्वभाव से उदासीन होता है। और फिर क्या था बच्चों, वैज्ञानिक जुट गए धन आवेश की खोज में। धन आवेश की खोज के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयोग करते गए और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक कण है जो कि धनावेशित होता है। इसका संपूर्ण श्रेय सर जे थॉमसन को जाता है, जिन्होंने
एक नए कण की खोज की जिसे कि धनावेशित कण कहा गया। आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस धन आवेशित कण की खोज के लिए जो प्रयोग किए गए तो सर जे थॉमसन ने इन प्रयोगों में क्या विशेषता की। ये प्रयोग भी निश्चित रूप से उसी प्रकार थे जिस प्रकार के कैथोड किरणों के थे। आइए आप स्क्रीन पर एक चित्र देखिए। इस चित्र में आप देख रहे हैं एक द्विकक्षीय विसर्जन नलिका। इसमें दो कक्ष बने हुए हैं, एक कक्ष डी है और दूसरा कक्ष जो है ये पी कक्ष है। यहाँ पर डी कक्ष में एक एनोड लगा हुआ है और ये जो कैथोड बीच में जिसे कि सी के द्वारा दर्शाया गया है, ये कैथोड आप देख रहे हैं कि छिद्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा प्रवाहित करने से पहले इसमें हाइड्रोजन गैस को अत्यंत कम दाब पर भर दिया जाता है। ये पूर्ण प्रयोग जिस प्रकार कैथोड किरणों के लिए था उसी प्रकार मिलता जुलता था। वैज्ञानिकों ने देखा कि यहाँ पर कुछ नई किरणें चलती हैं जो कि इस छिद्रयुक्त कैथोड से निकलती चली जाती हैं और जाकर ई सिरे पर टकराती हैं। ये ई सिरे पर टकराती हैं और ये भी देखा गया कि ये कैथोड की ओर जा रही हैं, अर्थात ये निश्चित ही ऐसे कण होंगे जो कैथोड से आकर्षित हो रहे हैं, यानी इनमें कहीं धन आवेश होगा। ये बात सिद्ध होने लगी कि परमाणु में कोई और दूसरा कण है जो कि धन आवेशित होता है और फिर इसके ऊपर भी और कई प्रयोग किए गए। आइए इसी प्रयोग को हम एक मॉडल के द्वारा और आसानी से देखते हैं। मॉडल जो कि आज हमारे साथ जो छात्र हैं उनके द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, आप भी अपनी कक्षा में इस तरह के मॉडल बनाकर और बहुत आसानी से इन प्रयोगों को समझ सकते हैं। ये मॉडल बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं और हमारे प्रत्येक अवधारणा को बहुत अधिक स्पष्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक नली है और ये जो है बीच में ये छिद्रयुक्त कैथोड है। ये छिद्रयुक्त कैथोड यहाँ पर ये एनोड है, यानी कि धन भाग है जहाँ से कि किरणें धीरे धीरे चलती हैं और ये किरणें जो हैं इन छिद्रों में से निकलकर और कैथोड की ओर आने लगती हैं। इससे आपको और अच्छी तरह से ये दिखने लगा है या ये स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार एनोड से किरणें जो हैं वो इधर चली जाती हैं और ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलके बनती है जिन्हें सर जे थॉमसन ने प्रोटॉन का नाम दिया था। अब यहाँ पर नीचे ये छिद्रयुक्त कैथोड, फिर से एक बार बता रही हूँ, ये छिद्रयुक्त कैथोड है और ये यहाँ पर एरो लगा है, ये एनोड है और ये एनोड है और ये इसका इस तरफ का यहाँ पर किरणें चली आ रही हैं। अब इस प्रयोग से आप अच्छी तरह से जान गए हैं कि एनोड किरणें क्या होती हैं। अब एनोड किरणों के ऊपर एक प्रयोग और किया गया जैसा कि कैथोड किरणों के ऊपर किया गया था। अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए विशेष बात ये थी कि यहाँ पर जो किरणें थीं उनके गुणों को जानने के लिए ये प्रयोग किया गया। ये एनोड किरणें यहाँ पर भी दो द्विकक्षीय जो ट्यूब है उसी में ये किया गया प्रयोग। यहाँ पर कैथोड में बहुत सारे छिद्र न करके एक छिद्र रखा गया। अब ये देखा गया कि ये किरणें जब यहाँ से एक किरण जाती है तो धन और दो प्लेट लगाई गई और इन प्लेटों में ये देखा गया कि ये किरणें जो हैं ये ऋण की ओर ये मुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी ये सीधी न जाकर ऋण आवेश की ओर आकर्षित हो जाती हैं। जैसे कि हमने पहले देखा था कि कैथोड किरणें धन की ओर आकर्षित हो रही थी, उसी प्रकार ये एनोड किरणें ऋण की ओर आकर्षित होती हैं। ये प्रयोग इस बात का स्पष्ट संकेत है कि इन किरणों में जो छोटे कण हैं वो धन आवेशित हैं और धन आवेशित होने के कारण वो ऋण की ओर आकर्षित हो रहे हैं और इन कणों को ही प्रोटॉन नाम दिया गया। अभिनया जी, हाँ। जैसा कि अभी आपने बताया कि सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ऋण आवेशित कणों की खोज की थी और जे थॉमसन के प्रयोग को देखते हुए एनोड किरणों की खोज हुई जो कि गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो क्या जो कैथोड किरणें हैं वो एनोड किरणें और कैथोड किरणों
क्या दोनों बिल्कुल एक समान गुण रखते हैं? क्या इन पर आप कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर कहूँगी कि जे थॉमसन का नाम मैंने आपको बोल दिया था, परंतु ये एक्चुअली गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। कुछ इसके कारण कि जे थॉमसन का नाम कैथोड किरणों में है और गोल्डस्टीन ने जो प्रयोग किए थे उनसे एनोड किरणों की खोज हुई। अब हम एनोड किरणों के गुणों के बारे में जानने जा रहे हैं। एनोड किरणों में भी कैथोड किरणों की तरह विशेष गुण होते हैं। एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, जिस प्रकार की कैथोड किरणें करती हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होकर विद्युत क्षेत्र में धनावेशित पत्ती की ओर मुड़ जाती हैं। तीसरा गुण इनका विशेष है कि इनका वेग कैथोड किरणों से कम होता है। ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनती हैं, जिन्हें कि प्रोटॉन कहते हैं। चौथा गुण है प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम होती है, जो इलेक्ट्रॉन के बराबर किंतु विपरीत होती है। ये सारे गुण जो हैं ये आप यहाँ पर मैं कहूँगी कि नोट कर ले, इसलिए कि ये आपके लिए बहुत विशेष हैं। जब परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि एनोड किरणों के गुण लिखिए, तो आप ये गुण बहुत आसानी से बहुत छोटे में लिखकर बता सकते हैं। एनोड किरणों के गुणों के बाद हम ये देखते हैं कि ये धन किरणें जो हैं ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती हैं, और ये धनावेशित कण जो होता है ये वास्तव में परमाणु के बीच में उपस्थित होता है। और ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, इसलिए कहा जाता है कि धन किरणें प्रोटॉन से मिलकर बनती हैं। पर यदि हम यहीं पर इस प्रयोग को किसी दूसरी गैस के द्वारा दोहराएं तो हम देखते हैं कि हमें परिणाम बहुत सारे अलग दिखाई देने लगते हैं। तो विनया जी, जैसा कि आपने बताया कि यदि हम गैस दूसरी लें, मान लीजिए एक बार विसर्जन नलिका में हाइड्रोजन गैस ली, यदि हम इसकी जगह हीलियम या कोई और गैस लें तो क्या बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है? हाँ संगीता जी, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि जब हम नली में दूसरी गैस ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि धन कणों का जो स्वभाव है या जो उसकी संरचना है वो बदलती है। यहाँ पर जब हम हीलियम गैस लेते हैं तो हीलियम में 2 प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और एक और विशेष कण रहता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसे न्यूट्रॉन कहते हैं, जिसके कारण कि उस धन कण का जो भार है वो बढ़ जाता है क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें केवल एक ही धन कण होता है जो कि प्रोटॉन कहलाता है। और यही कारण है कि जब जैसे जैसे हम गैस बदलते जाते हैं नली में, वैसे वैसे जो उसकी संरचना है धन कण की वो भी बदलती जाती है। आइए अब हम जानते हैं कि ये जो कण हैं इन कणों में किस प्रकार के गुण होते हैं, और ये गुण जो हैं ये यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें आप देखिए स्क्रीन पर कण एवं प्रतीक। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिसका कि प्रतीक ई है, जिसके ऊपर की ऋणावेश है, प्रोटॉन जिसका कि प्रतीक पी है, धनावेश है, और एक तीसरा कण है जिसके बारे में हम आपको और आगे बताएंगे जिसे कि न्यूट्रॉन कहते हैं। द्रव्यमान ग्रामों में लिखा जाता है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, प्रोटॉन का 1.673 इंटू 10⁻⁻24, इसी प्रकार से न्यूट्रॉन का 1.675 इंटू 10⁻⁻24 है। अगर इनके आवेशों को देखें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें ऋणावेश होता है और जिसकी मात्रा 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम है। उसी प्रकार प्रोटॉन में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, परंतु न्यूट्रॉन जो विशेष कण है ये उदासीन होता है। इन्हें खोजा था उनके नाम अगर देखें तो यहाँ पर प्रोफेसर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, गोल्डस्टीन नाम के वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी और चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो नापा जाता है वो एटॉमिक मास यूनिट में नापा जाता है, जो कि द्रव्यमान इकाई होती है। तो बच्चों इसे हम 1 AMU कहते हैं। आपने अभी देखा कि ये कण जो कि हम
परमाणु में देख रहे हैं उसमें मुख्य 2 कण के बारे में हमने बहुत अधिक चर्चा करी। ये कण है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक पर ऋणावेश होता है जो कि इलेक्ट्रॉन है और एक पर धनावेश होता है जो कि प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के मूलभूत कण कहलाते हैं और ये प्रत्येक परमाणु में उपस्थित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी उसे जे थॉमसन ने किया था और गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। विनया जी, जैसा अभी आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 2 मुख्य कण होते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल एक दूसरे के समान लेकिन विपरीत गुण रखते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इन पर जो आवेश होता है एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश होता है? क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ संगीता जी, आपने जिस प्रकार से पूछा, ये कण एक ऋणावेश है और एक धनावेश है और ये कण परमाणु में ही उपस्थित रहते हैं, परंतु इन कणों की स्थिति या ये परमाणु में किस प्रकार हैं यह जानने के लिए भी बहुत सारे प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हो गया कि ये कण परमाणु में किस तरह से उपस्थित होते हैं। आइए हम जानते हैं कि परमाणु में ये कण किस तरह से उपस्थित होते हैं। इन कणों को रचना को जानने के लिए एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका कि नाम था रदरफोर्ड ने 1911 में ये प्रयोग किया और इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने ये बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह होते हैं और किस तरह इलेक्ट्रॉन की स्थिति रहती है या प्रोटॉन की स्थिति रहती है। आइए आज हम इसको एक चित्र के द्वारा और एक मॉडल के द्वारा जानते हैं, जहाँ पर कि हम देखेंगे कि अल्फा कण या जो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया प्रयोग है वो किस प्रकार का है। अब आप इस मॉडल को बहुत ध्यान से देखिए। ये रदरफोर्ड और साथ ही साथ हम आपको रदरफोर्ड का एक चित्र भी यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये चित्र हम टेलीटॉप पर दिखा रहे हैं जो कि वैज्ञानिक रदरफोर्ड का है। अब हम आपको पहले इस मॉडल के बारे में पूर्णतया बता रहे हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना को जानने के लिए अल्फा कणों का प्रयोग किया। अल्फा कण वास्तव में हीलियम की नाभिक के बराबर ही कण होते हैं जिनके ऊपर की 2 धनावेश होता है और 4 भार होता है। ये अल्फा कण ये यहाँ पर जो परमाणु की एक पूरी रचना दिखाई गई है और इसके ऊपर रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की एक बौछार सी कर दी। जब ये अल्फा कण निकलकर यहाँ से इस परमाणु के ऊपर गिरने लगे तो रदरफोर्ड ने देखा कि कुछ कण यहाँ से बिल्कुल सीधी रेखा में निकल गए। आप ये जो चमकीली पत्तियाँ लगी हैं इनमें ये डायरेक्शन दिखाए गए हैं या ये दिखाया गया है A1 और A2 जो कि बिल्कुल सीधी रेखा में परमाणु में से निकल के चले जा रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए एक A3 कण दिखाया गया है। ये A3 यहाँ से किरणें अल्फा किरणें सीधी चली जा रही हैं, परंतु ये यहाँ जाकर परमाणु के इस भाग से वापस परिवर्तित होकर यहाँ आ रही है। इसकी दिशा दिखाई गई है, ये यहाँ जाते हुए और ये यहाँ पर आते हुए। यहाँ पर A4 और A5 किरणें दिखाई गई हैं। ये अल्फा किरणें जा रही हैं और यहाँ से ये किरणें थोड़ी सी जो यहाँ हैं ये अपना रास्ता छोड़कर और यहाँ निकल रही हैं। अब इस पूर्ण प्रयोग को आपने देखा जो ये बता रहा है कि जब अल्फा किरणों की बौछार होती है तो कुछ किरणें बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं, कुछ किरणें अपना मार्ग छोड़कर थोड़ी सी दूसरे मार्ग पर चली जाती हैं और कुछ पूर्णतया परावर्तित होकर यहाँ पर आ जाती हैं। अब हम इस प्रयोग को एक और दूसरे चित्र के द्वारा भी यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फा कण का प्रकीर्णन जो हुआ था उसके बारे में रदरफोर्ड ने हमें क्या बताया। अब यहाँ पर आप टेलीटॉप पर देखिए, रदरफोर्ड ने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधी रेखा में निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों पर अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। तीसरा, हजारों में से कोई एक कण धातु की पन्नी से टकराकर पुनः अपने पथ पर लौट जाता है। अब इसी चीज़ को आप यहाँ पर एक चित्र के द्वारा और समझिए जिससे कि आपको बहुत आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी।
इस चित्र में हम आपको एक धातु की पन्नी के कई सारे परमाणु एक साथ दिखा रहे हैं। मॉडल में हमने आपको केवल एक परमाणु दिखाया था, यहाँ पर कई सारे परमाणु हैं। परमाणु की ये बीच में एक रचना है और ये परमाणु की संपूर्ण रचना को माना गया। रदरफोर्ड ने देखा कि जब इनके ऊपर अल्फा कण गिरते हैं तो ये अल्फा कण, कुछ कण बिल्कुल सीधी रेखा में चले जा रहे हैं। यहाँ पर ये सीधी रेखा में जा रहे हैं। फिर उसने देखा कि कुछ कण ये टकराकर यहाँ से वापस लौट रहे हैं, कुछ कण जाते हैं और अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस प्रकार इस संपूर्ण प्रयोग में उसको 3 बातें स्पष्ट रूप से दिखाई दी। ये कि अल्फा कण सीधी रेखा में जा रहे हैं, अल्फा कण टकराकर वापस लौट रहे हैं या अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं। ये सब देखने के बाद रदरफोर्ड ने जो निष्कर्ष निकाले, उन निष्कर्षों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। टेलीटॉप पर आप देखिए कि रदरफोर्ड ने प्रयोग के बाद क्या निष्कर्ष निकाले। रदरफोर्ड ने प्रयोग के बाद सर्वप्रथम ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, अतः अल्फा कण उसमें से सीधे निकल जाते हैं। निश्चित ही है बच्चों कि कोई चीज़ बिल्कुल सीधी जा रही है, अर्थात कि वहाँ पर कुछ भी उपस्थित नहीं है। आपने देखा होगा कि यदि आप एक गेंद जोर से फेंकें तो वो गेंद सीधी चली जाए, अर्थात कि उस वहाँ पर स्थान खाली है। दूसरा उसने बात देखी कि परमाणु के मध्य का भाग या केंद्र में धन आवेश संघनित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक से प्रतिकर्षित होकर अल्फा कण अपने पथ पर वापस लौट आते हैं। निश्चित है कि अल्फा कण धन आवेशित होते हैं। धन आवेशित कण केवल उन्हीं कणों से प्रतिकर्षित होते हैं जो धन आवेशित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि परमाणु की नाभिक में संपूर्ण धन आवेश संघनित हो जाता है और वहीं से अल्फा कण अपने पथ पर वापस लौट जाते हैं। तीसरी विशेषता, नाभिक बहुत सघन और परमाणु की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 m होती है, यानी कि नाभिक बहुत ही छोटी होती है। आगे उन्होंने देखा कि परमाणु में ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, इनका द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु कुल मिलाकर उदासीन होता है क्योंकि धन आवेश तथा ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है। तो बच्चों, अभी आपने रदरफोर्ड का प्रयोग उससे देखा कि किस प्रकार अल्फा कण कुछ तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ वापस लौट जाते हैं और कुछ अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि जो सीधे निकल गए अर्थात वो भाग परमाणु का खाली है। जहाँ से टकराकर वापस लौटे अर्थात वो नाभिक से टकराकर वापस लौटे, क्योंकि केवल धन आवेश ही धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए स्पष्ट है कि उसका जो मध्य भाग है या नाभिक है वहाँ पर धन आवेश अर्थात प्रोटॉन है और वो टकराकर वापस लौट गए। कुछ अल्फा कण विचलित हो गए अपने मार्ग से। इसका अर्थ ये है कि धन आवेश ऋण आवेश है, ऋण आवेश का जो भी भाग उसमें था वहाँ से वो विचलित हो गया, अर्थात धन आवेश और ऋण आवेश बराबर बराबर मात्रा में है और एक दूसरे के विपरीत है। इससे हमें परमाणु की संरचना के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान हुआ कि परमाणु एक ऐसा कण है जिसके सबसे मध्य भाग या नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और सबसे बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। साथ ही एक और कण आपको न्यूट्रॉन जो बताया, तो उसके बारे में और विस्तार से हम चर्चा करते हैं कि न्यूट्रॉन किसे कहते हैं। संगीता जी ने जैसे अभी आपको बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये बात बहुत समय तक समझ में नहीं आई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होने के बाद बहुत सारे परमाणु ऐसे हैं जिनमें प्रोटॉन से जितने प्रोटॉन हैं उससे भी अधिक भार होता है। और फिर वैज्ञानिक जुट गए ये सोचने में कि क्या परमाणु में कोई और भी कण उपस्थित होता है, और ये बात जानने के लिए एक और प्रयोग किए गए, जो प्रयोग चैडविक के द्वारा किया गया। बेरिलियम धातु के ऊपर जब अल्फा कणों की बौछार की गई तो एक नया कण और सामने आ गया, और ये कण जो था जिसके बारे में हमने अभी आपसे थोड़ी बहुत चर्चा की थी, जिसे कि न्यूट्रॉन कहा गया। न्यूट्रॉन परमाणु
और इलेक्ट्रॉन की तरह ही कण होता है, परंतु यह पूर्णतया उदासीन होता है, यानी कि इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। साथ ही साथ ये देखा गया कि न्यूट्रॉन आवेश तो नहीं रखता है, परंतु इसका भार पूर्णतया प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है और ये कण परमाणु के साथ नाभिक में ही उपस्थित होता है। यानी कि बच्चों, नाभिक में 2 कण उपस्थित रहते हैं। एक कण होता है जिसे कि हम कहते हैं प्रोटॉन और दूसरा कण जो होता है उसे कहते हैं हम न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। ये दोनों कण ही संपूर्ण नाभिक का भार करते हैं या भार देते हैं और न्यूट्रॉन के कारण आवेश तो नहीं बदलता, परंतु उसका भार बदल जाता है और यही कारण है कि न्यूट्रॉन के कारण परमाणुओं के भार बढ़ जाते हैं, परंतु आवेश में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आइए अब हम ये देखते हैं कि परमाणु की ये संरचना किस प्रकार होती है। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 कण हैं, तो ये बिखरे तो नहीं होंगे। प्रकृति ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सब एक निश्चित संरचना रखती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास हम जो वस्तुएं देखते हैं उनकी भी एक निश्चित संरचना होती है, इसलिए परमाणु की भी एक निश्चित संरचना होती है। इस संरचना को हम यहाँ पर आपको एक चित्र के द्वारा और फिर एक मॉडल के द्वारा समझाने जा रहे हैं। इस चित्र में आप स्क्रीन पर देखिए, ये पूरी परमाणु की संरचना हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। ये ठोस भाग जहाँ से आपने देखा था कि अल्फा किरणें जो हैं वो वापस लौट जाती हैं, ये भाग नाभिक कहलाता है। ये पूर्णतया ठोस होता है। इस भाग में प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं और इस भाग में न्यूट्रॉन रहते हैं, यानी कि ये बहुत ही सघन रचना होती है। पर इसके बाद में बहुत सारा भाग परमाणु में खाली रहता है और इसी भाग से जो स्थान खाली है यहीं से किरणें जो है वो सीधी रेखा में निकल जाती हैं। जो अल्फा कण इस भाग के सामने आते हैं वो यहाँ से सीधे बाहर निकल जाते हैं। जो कण इस नाभिक के ऊपर टकराते हैं वो वापस लौट जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक से थोड़ी दूरी पर चक्कर लगाते रहते हैं। ये एक विशेष पथ पर चक्कर लगाते हैं और इस विशेष पथ को कक्ष कहा जाता है। ये चाहे जहाँ नहीं घूमते हैं बल्कि इस कक्ष के ऊपर ही लगातार घूमते रहते हैं। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं बच्चों कि प्रत्येक तत्व की अपनी एक परमाणु संख्या होती है। इस परमाणु संख्या को Z के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। परमाणु संख्या अर्थात नाभिकीय प्रोटॉनों की संख्या या कक्षीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन की संख्या जो है जिसे हम परमाणु की संख्या के नाम से जानते हैं और उतनी ही संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की भी होती है। साथ ही साथ एक द्रव्यमान संख्या भी होती है जिसे A के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसलिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये 2 ही कण सारी नाभिक में पूरे भार को संभालते हैं, इसलिए इसे द्रव्यमान देने वाले कण हैं, इसलिए इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जो कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या से बनती है। अब हम यहाँ पर आपको परमाणु क्रमांक की एक परिभाषा बता रहे हैं जिसे आप अच्छी तरह नोट कर लें। परमाणु क्रमांक होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लें क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि परमाणु क्रमांक की परिभाषा लिखिए। अब दोस्तों, आपने अच्छी तरह देख लिया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। आइए हम आपको एक मॉडल के द्वारा ये रचना बताने जा रहे हैं। इस मॉडल से आप बहुत अच्छी तरह जान जाएंगे कि परमाणु की संरचना कैसी है। ये मॉडल हमारे छात्रों के द्वारा बनाए गए हैं और आप देखेंगे कि कितनी अच्छी तरह से छात्रों ने इसे बताया है। आप भी अपनी कक्षा में इस तरह के मॉडल बना सकते हैं। ये पहला गोला जो बताया गया है ये हाइड्रोजन का मॉडल है। इस मॉडल में बीच में ये केंद्र दिखाया गया है जिसे नाभिक कहते हैं। यहाँ पर
एक प्रोटॉन उपस्थित होता है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन रहता है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में चक्कर लगाता रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अब आप दूसरी रचना देखिए। दूसरी रचना में आप देख रहे हैं ये रचना जो है ये हीलियम के परमाणु की रचना है। हीलियम की नाभिक बीच में है और इस नाभिक में अब एक प्रोटॉन न होकर दो प्रोटॉन है, परंतु प्रोटॉन के साथ एक कण और है जिसे न्यूट्रॉन कहा गया है और ये दो न्यूट्रॉन रखता है। यही कारण है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होने के कारण इसका भार बढ़ जाता है। दो प्रोटॉन को संतुलित करने के लिए दो ऋण आवेश हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस कक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन की स्थिति है और इस प्रकार ये संपूर्ण परमाणु संरचना अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम किस प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्थिति को देखते हैं। बच्चों, ये परमाणु संरचना जानने के बाद आप अपने इसमें इसका चित्र भी बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं और चित्र बनाकर आप ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रोटॉन कहाँ पर उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर उपस्थित है और न्यूट्रॉन कहाँ पर उपस्थित है। अब हम एक बार ये बताने के बाद मैं आपको एक बार और बताने जा रही हूँ कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के जो गुण हैं या उनकी जो विशेषताएं हैं उनकी यहाँ पर हम किस प्रकार से तुलना कर सकते हैं। पूर्व में आपने न्यूट्रॉन के बारे में नहीं जाना था, अब आप फिर से एक बार यहाँ देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, प्रोटॉन धनावेशित, न्यूट्रॉन पूरी तरह से उदासीन। द्रव्यमान में 9.109 इंटू 10⁻28, 1.673 10⁻⁻24, 1.675 इंटू 10⁻24। यहाँ आप नोट कर सकते हैं कि भार में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार लगभग हम यहाँ देखते हैं कि समान ही होते हैं, परंतु जो इलेक्ट्रॉन का भार होता है वो बहुत कम होता है। आवेश में न्यूट्रॉन पूरी तरह से उदासीन है, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है और ये कूलम में नापा जाता है, जहाँ पर कि यहाँ पर इसकी मात्रा दी गई है। तो दोस्तों, अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये तीनों कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूरी परमाणु की संरचना को बनाते हैं और परमाणु का मध्य भाग नाभिक कहलाता है। ये परमाणु की अवधारणा या परमाणु की रचना को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि आगे आप रसायन शास्त्र में जो कुछ पढ़ेंगे उसमें आपको परमाणु संरचना के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा। जब परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो उसमें परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। इसलिए बच्चों, यदि परमाणु संरचना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो आप आगे पढ़ने में बहुत अच्छी तरह से रुचि लेकर इसे पढ़ सकेंगे और आपको हर बात आसानी से समझ में आती जाएगी। विनया जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से एवं मॉडल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया कि किस प्रकार परमाणु तीन मुख्य कणों से बना है, वो तीनों मुख्य कण कहाँ कहाँ स्थित है। नाभिक का जो पूरा नाभिक है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। बच्चों, आप ऐसे समझ सकते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन को हम मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाएं होती हैं और जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चक्कर लगाता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन्स भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आज हमने कैथोड किरणों के साथ साथ एनोड किरणें किसे कहते हैं, एनोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, उसमें भी द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है और यही कारण है कि जो परमाणु है वो विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जब भी बराबर मात्रा में धन आवेश और ऋण आवेश मिलते हैं तो विद्युतीय रूप से वो उदासीन हो जाता है। उसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण जो हमने कण पढ़ा वो है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो इस प्रकार जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और परमाणु इन तीन मुख्य कणों में तोड़ा जा सकता है। और पूरी परमाणु संरचना आपने बहुत अच्छी तरह से विभिन्न चित्र के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से और आपको मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया। तो बच्चों, आप
इसके प्रश्न भी कर सकते हैं। परमाणु क्या है, किन कणों से मिलकर बना है, परमाणु की रचना कैसी होती है, इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पर किस तरह का आवेश होता है, इस पे कितना भार होता है। और आशा है आप अगली कक्षाओं के लिए भी ये अध्ययन करके आएंगे। हम आगे की कक्षाओं में आपको इसी के आगे पाठ पढ़ाएंगे। नमस्कार।